अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम एक और लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस लेक्चर का नाम है मोमेंटम। तो मोमेंटम आप सब ने पढ़ा होगा। मोमेंटम क्या है? तो हम कहते हैं द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन द बॉडी। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन बॉडी is called momentum। अब देखें, मोमेंटम हमें ये बताता है कि इस बॉडी में मोशन की क्वांटिटी कितनी है। सपोज करें हमारे पास दो बॉडीज़ हैं और उन दो बॉडीज़ की वेलोसिटी सेम है। जैसे सपोज करें एक हमारे पास ट्रेन है और एक हमारे पास कार है। ट्रेन की स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड है, कार की स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड है। पर हम कहते हैं इट इज़ हार्ड टू स्टॉप द ट्रेन वाइल टू स्टॉप द कार इज़ वेरी सिंपल टास्क। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन के पास मोमेंटम ज़्यादा है और कार के पास मोमेंटम कम है। नो डाउट दोनों के पास वेलोसिटी सेम है। इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि हमारा जो मोमेंटम होता है वो मैथमेटिक्स में दो बातों पे डिपेंड करता है। यानी किसी भी बॉडी का मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए हमें उसका मास भी चाहिए, हमें उसकी वेलोसिटी भी चाहिए। तो हम इसलिए लिखते हैं इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। So product of mass and velocity is called momentum. So P is equal to mv। इसका मतलब है मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा, क्योंकि मास हमेशा पॉजिटिव नंबर है, मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और हमने वेक्टर्स में पढ़ा था कि जब हम किसी भी वेक्टर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो नंबर पॉजिटिव होगा तो जो क्वांटिटी हमें मिलेगी इसका और उसका डायरेक्शन सेम होगा। तो इसलिए हम कहते हैं द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। सपोज अगर एक बॉडी ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है तो उसका मोमेंटम भी ईस्ट डायरेक्शन में होगा। एक बॉडी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है तो उसका मोमेंटम भी नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। अब हम इसकी बात करेंगे इसके यूनिट की। ठीक है, तो जब हम यूनिट की बात करते हैं तो इसका एक तो सिंपल यूनिट बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, पर अगर हम इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें, हम एक सेकंड डिवाइड भी कर दें, मल्टीप्लाई भी कर दें, तो ये कंबाइनली क्या बनेगा? न्यूटन, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर है। तो ये फाइनली बनेगा न्यूटन डॉट सेकंड। तो इसका मतलब है मोमेंटम के दो यूनिट हो सकते हैं, एक किलोग्राम मीटर पर सेकंड और एक न्यूटन डॉट सेकंड। ये जो मोमेंटम होता है ना, कभी कभी इसको लीनियर मोमेंटम भी हम कहते हैं। लीनियर मोमेंटम, या अगर हम सिंपली मोमेंटम कह रहे हैं, बात क्या होगी? सेम होगी। तो अभी आपने देखा कि मोमेंटम डिपेंड करेगा मास पे और डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे। तो ये मैं लिख लेता हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी, दोनों बातों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब एक बात आप समझें, अब यहाँ पे हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख रहे हैं कि अगर दो बॉडीज की मासेस सेम हैं तो फिर मोमेंटम उस बॉडी का ज़्यादा होगा जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे एक मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, इफ़ टू बॉडीज हैविंग सेम masses, if two bodies having same masses are moving with, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, if two bodies having same masses then momentum of a body is greater whose
स्पीड इज ग्रेटर। सही है। अंग्रेज़ी मेरी अपनी है, आप अपनी अंग्रेज़ी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये होता है कि आपको समझ में आना चाहिए। मैं अंग्रेज़ी में ये कहना चाहता हूँ कि अगर दो बॉडीज़ के मासेस सेम हैं तो मोमेंटम उस बॉडी का ज़्यादा होगा। मोमेंटम ऑफ बॉडी इज़ ग्रेटर हुज स्पीड इज़ ग्रेटर, जिसकी स्पीड जो है ज़्यादा होगी। सपोज करें अगर मैं कहता हूँ बॉडी ए है 5 किलोग्राम है, बॉडी बी भी 5 किलोग्राम की है, ये 2 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है, ये 10 मीटर पर सेकंड के साथ, तो फिर मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? बी बॉडी का ज़्यादा होगा। पॉइंट नंबर 2 है इफ टू bodies having या two bodies are moving with same velocities, then momentum of heavier bodies will be greater। ये थोड़ा सा समझ लें, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, दो बॉडीज़ की स्पीड सेम है। जब दो बॉडीज़ की स्पीड सेम होगी तो मोमेंटम उस बॉडी का ज़्यादा होगा जिसका मास ज़्यादा होगा। अब कैसे देखें, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी 100 मीटर पर सेकंड है, और प्रोटॉन है, प्रोटॉन भी 100 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है। तो इस केस में हम कहेंगे कि मोमेंटम जो है वो प्रोटॉन का ज़्यादा होगा क्योंकि प्रोटॉन का मास ज़्यादा है। ठीक है। अब एक बात और याद रखें जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें, पॉइंट ये है इफ टू bodies are moving with equal momenta but their masses are different। अगर दो बॉडीज सेम इक्वल मोमेंटा के साथ मूव कर रहे हैं पर दोनों बॉडीज के मासेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो फिर क्या होगा? इस केस में ये होगा कि जो वेलोसिटीज़ का जो रेशो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेगा मासेस के रेशो से। बात मेरी समझ रहे हो? यानी अगर मैं कहता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मोमेंटम सेम है, यानी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, तो फिर अगर मैं आपसे पूछूं स्पीड किसकी ज़्यादा होगी तो आप कहेंगे स्पीड इलेक्ट्रॉन। तो मैं कहूँगा कि भाई इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी। देखें, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, यहाँ पे मैंने कंडीशन दी है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग विथ इक्वल मोमेंटा, देन विच पार्टिकल हैव ग्रेटर स्पीड, तो इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है। पर इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे कहूँ, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटीज, देन विच पार्टिकल हैव ग्रेटर मोमेंटम, तो आप कहेंगे प्रोटॉन। तो बात मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, आप लोगों को ये बात भी समझ में आनी चाहिए। अब आगे चलते हैं और रिलेशन डिस्कस करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन किनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। एक रिलेशन इनके बीच में है जो रिलेशन बहुत कम नज़र आता है हमें। वो रिलेशन ये है कि अगर किसी बॉडी के पास मोमेंटम नहीं होगा तो उस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी। यानी जो बॉडी रेस्ट में होती है उसके पास ना तो काइनेटिक एनर्जी होती है ना उसके पास मोमेंटम होता है। इनके बीच में रिलेशन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी p²/2m। ठीक है। अब जब ये फार्मूला आप वहाँ पे लगाएंगे जब आपको मोमेंटम भी दिया जाए, मास भी दिया जाए और आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए, तो आप वहाँ पे ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। इस रिलेशन को देखें और अगर मैं आप लोगों को, चलें एक बात और करते हैं। आजकल मार्केट में बहुत
बहुत सा क्वेश्चन जो है ना घूम रहा है कि भाई अगर इतनी परसेंट ये होगा तो इतने परसेंट क्या होगा। तो देखें, अगर आप परसेंट इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, मोमेंटम में, देन परसेंट इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये कैसे मिलेगा देखें, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी में परसेंट इंक्रीमेंट चाहिए तो इसका फार्मूला होगा 2 डेल्टा पी प्लस माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय 10 मेक इट स्क्वायर। प्लस का मतलब होगा इंक्रीज, माइनस का मतलब होगा डिक्रीज। यानी अगर मैं कहता हूं एक बॉडी का मोमेंटम 20% बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी, तो आप क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 20, और इंक्रीज का है तो प्लस की साइन देंगे, 20 डिवाइडेड बाय 10 मेक इट स्क्वायर। ये 40 हो जाएगा, 0 0 के साथ कैंसिल, ये 4 हो जाएगा तो 44% हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में फार्मूला किसके लिए है, इंक्रीमेंट के लिए। तो इंक्रीमेंट आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका रिवर्स भी होता है। रिवर्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रिवर्स कैलकुलेट आप ऐसे करेंगे, सपोज करें अब आपको इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, देन इंक्रीमेंट इन मोमेंटम आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी में इतने परसेंट इंक्रीमेंट आएगी तो फिर मोमेंटम में। तो जब इंक्रीमेंट की बात होगी, इसमें दो बातें हो सकती हैं, एक इंक्रीमेंट की हो सकती है, जब इंक्रीमेंट की आएगी तो काइनेटिक एनर्जी में मोमेंटम में आपको जो इंक्रीमेंट मिलेगी वो आपको इस तरीके से मिलेगी कि भाई आप करेंगे 1, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीमेंट होगा उसको 100 से डिवाइड कर देंगे और फिर ये स्क्वायर रूट सॉल्व करके इसमें से -1 करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो इस तरीके से आपको रिजल्ट मिल जाएगी। अब कैसे, जैसे अभी आपने फाइंड किया है कि अगर मोमेंटम 20% इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी 44% इंक्रीज होगी। इसका रिवर्स करके देखें, क्या अगर काइनेटिक एनर्जी 44% इंक्रीज होगी तो क्या मोमेंटम 20% इंक्रीज होगा। तो आप यहां से कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 1 प्लस ये काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 44% बढ़ी थी, डिवाइडेड बाय 100, फिर इनका स्क्वायर रूट लेना है, इसमें से -1 करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। तो इसको करेंगे तो 0.44 आएगा, -1 करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ये 1.44 हो जाएगा। 1.44 का स्क्वायर रूट 1.2 होगा, 1.2 में से 1 माइनस करेंगे, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 20। इसका मतलब है हमारा फार्मूला बिल्कुल काम कर रहा है, ठीक है। पर जब डिक्रीमेंट की बात होगी, तो फिर आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा। अब आपको करना पड़ेगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस माइनस डेल्टा के ई डिवाइडेड बाय 100। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूले आप देख लें अच्छे तरीके से, ठीक है। तो फिर हम आगे कुछ और डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम बहुत सी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं। देखें, इफ टू बॉडीज हैविंग डिफरेंट मासेस एंड मूविंग विथ इक्वल मोमेंटा, ठीक है। तो ये बात आपको पता है कि अगर दो बॉडीज के मासेस डिफरेंट होंगे और वो इक्वल मोमेंटा के साथ मूव कर रहे हैं तो आपको पता होगा जिस बॉडी का मास कम होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। अब देखें, काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है उसमें फार्मूला ये है, यानी वेलोसिटी वाला फैक्टर ज़्यादा डोमिनेंट है एज कंपेयर टू मास, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा
कि जब दो बॉडीज के मासेस डिफरेंट होंगे और दोनों इक्वल मोमेंटा के साथ मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल की ज़्यादा होगी जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और वेलोसिटी किस पार्टिकल की ज़्यादा होगी? जो पार्टिकल लाइट पार्टिकल होगा। तो मैं ये लिख लेता हूँ कि लाइटर पार्टिकल हैविंग हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, हाँ, लाइटर पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल मोमेंटम के साथ मूव कर रहे हैं तो बताओ काइनेटिक एनर्जी किसके पास ज़्यादा होगी? तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा होगी। और अगर मैं वेलोसिटी पूछूं किसके पास ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा होगी। ये बात हम थोड़ी देर पहले डिस्कस करके आए थे। इसका रिवर्स देखें, अच्छा फिर ये भी रेशो भी याद कर लें, यानी फिर काइनेटिक एनर्जीज का जो रेशो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा मासेस के रेशो से। अच्छा दूसरी बात यह है, इफ टू बॉडीज हैविंग डिफरेंट masses, if two bodies having different masses and moving with same kinetic energy, अगर वो सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं तो फिर जो मोमेंटम का रेशो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मासेस। इसका मतलब होगा, देखें अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई दो बॉडीज हैं और उन दो बॉडीज के, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि मोमेंटम ऑफ हेवी पार्टिकल विल बी ग्रेटर, ठीक है। सपोज अगर मैं क्वेश्चन को ऐसे लिखता हूं कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी देन विच पार्टिकल पजेस ग्रेटर मोमेंटम, तो आप कहेंगे प्रोटॉन। तो ये बातें भी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, देखें, the momentum of a body depends upon option A mass of body, option B size of body, option C velocity of body, option D both A and C। तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो मास पे भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। दूसरा क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज इम्पल्स, फोर्स, पावर या मोमेंटम, ठीक है। सो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी हम इसको क्या कहेंगे? मोमेंटम कह सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड, the speed of a body is doubled without affecting the mass of body, then which of following is correct? Option A, its momentum becomes doubled. Option B, its kinetic energy becomes 1/4. Option C, its kinetic energy becomes double
doubled. Option D, its kinetic energy becomes 4 times. Option E, both A and D. ये तीनों क्वेश्चन आपके पास पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं, बहुत आसान है। काइनेटिक देखें, मोमेंटम जो है वो बॉडी की वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वेलोसिटी डबल होगी, मास को हमने कुछ नहीं किया, तो मोमेंटम डबल हो जाएगा। पर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो अगर हम बॉडी की स्पीड डबल करेंगे, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ेगी, तो इसका राइट ऑप्शन ए भी होगा, डी भी होगा, इसलिए ई ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन देखें। अ 10 किलोग्राम बॉडी इज मूविंग विद द momentum of 20 kilogram meter per second. Find its kinetic energy. A 10 kilogram body is moving with the momentum of 20 kilogram meter per second. Find its kinetic energy. Option A, 20 joule, 40 joule, 60 joule, और ऑप्शन डी 40 नहीं बल्कि 80 जूल। तो कैसे फाइंड करेंगे आप ये? आपके पास फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी P²/2m। तो मोमेंटम 20 है, 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 × 10, एक 20 कैंसिल, यानी 20 जूल। तो इसका ऑप्शन ए होगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन और है, देख लें आप। दी, ऐसे लिखें, टू बॉडीज, या ऐसे लिखें इस तरीके से, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज आर 2:3 if these are moving with equal momenta, then ratio of their kinetic energy is option A, 2:3, 4:9, 9:4, 3:2। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर दो बॉडीज़ के मोमेंटम सेम होंगे तो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेगा रेशियो ऑफ दी मासेस से। तो हम क्या करेंगे, जो भी मासेस का रेशियो दिया जाएगा उसको हम इन्वर्स करेंगे। इन्वर्स मतलब 2/3 का रेशियो इन्वर्स क्या होगा, 3/2, यानी 3:2। तो इसका ऑप्शन डी होगा। इसके साथ एक और क्वेश्चन देखें। दी numerical value of momentum of a body becomes equal to its kinetic energy. Find its speed. 1 meter per second, 2 meter per second, 3 meter per second, 4 meter per second। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जितना बॉडी का न्यूमेरिकल वैल्यू मोमेंटम का है उतना ही न्यूमेरिकल वैल्यू काइनेटिक एनर्जी का है। न्यूमेरिकल वैल्यू मोमेंटम का mv, काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv²। एक वेलोसिटी से कैंसिल, मास से कैंसिल, ये 2 डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो वेलोसिटी का रिजल्ट आएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी होगा। इस तरीके से एक और क्वेश्चन देखें। टू फोर्सेस
टू परपेंडिकुलर या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, a force of 100 Newton is acting on 5 kilogram body at rest. Find its momentum at the end of 4th second. ठीक है, ये सेम क्वेश्चन मैं आपको कल इंशाल्लाह दूसरे कॉन्सेप्ट से भी करूंगा, पर एक तो आपके पास सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। मोमेंटम के लिए आपको क्या चाहिए, मास और वेलोसिटी। इसके मैं ऑप्शन लिख लेता हूं, 20 न्यूटन डॉट सेकंड, 400 न्यूटन डॉट सेकंड, 800, 1600। अभी आपके पास एक फ्रेश कॉन्सेप्ट है भाई। मोमेंटम अगर आप चाहते हो तो आपको क्या चाहिए, एक मास चाहिए, एक वेलोसिटी चाहिए। मास आपको गिवन है, वेलोसिटी कितने सेकंड के बाद चाहिए, एट द एंड ऑफ 4th सेकंड। आपको पता है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, टाइम कितना 4 सेकंड, और एक्सेलरेशन मास फोर्स डिवाइडेड बाय मास, सिंपल फार्मूला जो पढ़ा है। सो 100 डिवाइडेड बाय 5 कितनी आएगी, 20। अब आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, तो Vf इज इक्वल टू Vi प्लस GT। सो Vf फाइंड करनी है, Vi 0 है, सॉरी GT नहीं बल्कि AT। एक्सेलरेशन कितनी है 20, टाइम कितना है 4, तो कितना हो जाएगा ये 80 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मोमेंटम कैलकुलेट करने से कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, तो आप मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास 5 मल्टीप्लाइड बाय 80, तो इसको करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 400 न्यूटन मीटर। तो ये इसका सही ऑप्शन है। एक MCQ आप यहाँ भी देख सकते हैं, a free falling body having mass 10 kilogram, find its momentum at the end of 5th second। यह क्वेश्चन आपके पास पेपर में आया है और स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें, पर कोई इशू नहीं है, सेम न्यूमेरिकल मैंने करवा दिया है। देखें, अभी आपको मोमेंटम चाहिए एट द एंड ऑफ 5th सेकंड, तो मैं पहले ऑप्शन लिख लेता हूँ, 500 न्यूटन डॉट सेकंड, 200 न्यूटन डॉट सेकंड, 400 न्यूटन डॉट सेकंड, 800 न्यूटन डॉट सेकंड। देखें, मोमेंटम फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हाँ भाई काशिफ क्या चाहिए हमें मोमेंटम फाइंड करने के लिए, तो हमें दो बातें चाहिए, एक चाहिए हमें मास और एक हमें चाहिए वेलोसिटी। सिंपल सा है भाई। मोमेंटम कौन से सेकंड के बाद फाइंड करना चाहते हो, 5th, तो आपको फ्री फॉलिंग बॉडी की स्पीड चाहिए एट द एंड ऑफ 5th सेकंड। बहुत आसान है, फ्री फॉलिंग बॉडी की आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, इनिशियल वेलोसिटी 0, g का वैल्यू 10 दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये कितना होगा 50 आपको मिल गया। अब इसका मास कितना है 10, अब आप मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो ये होगा 500, तो ये इसका रिजल्ट होगा 500। तो अब आप इनको नोट करें, तो 2-3 MCQs और करते हैं, फिर क्लास को ख़त्म करने की भी कोशिश करेंगे, जल्दी करें। अच्छा, आप ये क्वेश्चन देखें जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 40%, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय, तो फार्मूला मैंने बता दिया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टू डेल्टा पी, डेल्टा पी की जगह 40 रखेंगे और डेल्टा पी डिवाइडेड बाय 10 मेक इट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 80, ये 16 हो जाएगा, तो ये 96%, इसका ऑप्शन बी होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन देखें, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 69% देन इट्स मोमेंटम, तो मैंने बताया था चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1 एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाय 100, जो फार्मूला था, ठीक है। तो 1, अच्छा अब ये काइनेटिक एनर्जी 69 है, इसको 100 से डिवाइड करेंगे 0.69 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.69, इसका रूट निकलेगा 1.3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये होगा 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 100 मीन्स 30%, तो इसका ऑप्शन बी होगा। All particles are moving with same momenta, then which particle has greatest kinetic energy, तो मैंने बताया था जिसका मास सबसे कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा। पर याद रखिएगा, ऐसे नहीं कि आपको कहें कि भाई ये 5 किलोग्राम बॉडी है, 10 है, ये 15 है, तीनों की स्पीड सेम है, अब बताओ काइनेटिक एनर्जी किसकी, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर आपको अगर इन सब की स्पीड सेम होगी ना तो काइनेटिक एनर्जी फिर मास पे डिपेंड करेगी सिर्फ, तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ये इसका मतलब अलग है, इसका है सेम मोमेंटा, ठीक है ना। 2 bodies having masses 4 kg and 6 kg are moving with equal momenta. If kinetic energy of 6 kilogram is 400, then kinetic energy of 4, तो मैंने बताया था ke1 ke2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेगी क्योंकि मोमेंटा सेम है। तो अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हैं कि ये आपकी बॉडी 1 है, तो 4 किलोग्राम की आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट आपको करनी है, और इसकी 6 वाले की कितनी है 400। अच्छा, यहाँ पे मास रखोगे 2 मीन्स 6 और यहाँ रखोगे 4, तो ये यहाँ आके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये 600 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए होगा। इसी तरीके से आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, कल फिर इंशाल्लाह मोमेंटम को फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।